बिहार इलेक्शन के दूसरे दौर के चुनाव के आज इलेक्शन हो गए और 7 नवंबर को आखिरी चरण के चुनाव के बाद 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण के लिए जनता को भाषण दिया। भाषण वो भी ऐसे राज्य में जहां राशन यानी विकास की कमी है। उस विकास को पूरा करने भारतीय प्रधानमंत्री अपनी पार्टी बीजेपी के लिए वोट मांगने बिहार आए थे। उन्होंने अपनी जनसभा में लोगों को विकास के लिए बीजेपी को वोट देने को कहा। 2014 में नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए केंद्र की सत्ता हाथ में ली थी, लेकिन 5 सालों में भुखमरी, जीडीपी, बेरोजगारी और क्राइम कम होने के बजाय बढ़ते ही चले गए, जिसके बाद 2019 के जनरल इलेक्शन में विकास शब्द ही बीजेपी की डिक्शनरी से गायब हो चुका था, जो अब दोबारा बिहार में नजर आने लगा है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस वाली सेक्युलर गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें भारत माता की जय, जय श्री राम बोलने वालों से दिक्कत है। अब ऐसे लोग एक साथ आकर वोट मांगने आए हैं, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मोदी भले ही बिहार में चुनाव के दौरान बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी मेंबर की हैसियत से वोट मांगने आए हों, लेकिन क्या देश में सेक्युलर होना धर्म का दुश्मन हो गया है? सेक्युलर दस्तूर के नाम पर देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने के बावजूद धर्म के जाविये से तकरीर करना क्या उस पद की, उस ओहदे की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता? मोदी ने कहा कि जंगल राज वाले चाहते हैं कि आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। उन्होंने जनता को जज्बाती करते हुए ये भी कहा कि यहाँ जवान देश की रक्षा करते हैं, लेकिन उन्हीं जवानों पर जब पुलवामा में आतंकवादी हमला होता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? ये मोदी के मंत्री नहीं बताते। जब जवानों को सही खाना नहीं मिलने की शिकायत तेज बहादुर जैसे जवान करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। मोदी जी बिहार के अपने भाषण में इससे पहले भी जंगल राज लफ्ज़ का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिनके साथ मिलकर वो पिछली सरकार बनाए हुए थे, उनकी उपलब्धियों को गिनाने में नाकाम रहे। इससे पहले बिहार में सैलाब आया था, जिसमें बिहार का काफ़ी नुकसान हुआ। इस दौरान सुशील मोदी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, उन्हें अपने परिवार के साथ रास्ते पर देखा गया। ये विकास की परिभाषा है। यह है बिहार के विकास की गाथा। जब उप मुख्यमंत्री की ये हाल था तो आम जनता का क्या होगा आप सोच नहीं सकते। मार्च के अचानक लॉकडाउन से लाखों बिहारी जो दूसरे राज्यों में किसी तरह अपना पेट भरते थे, भूखे मरने से बेहतर अपने गांव वापस बिहार जाने लगे, तो बजाय उन्हें मुफ्त में छोड़ा जाए, सरकार ने महंगे ट्रेनों के टिकट से पैसों की कमाई की। अब उन मजदूरों के पाँव के छालों की याद, उनके रास्ते पर भूख से मौत सत्ता के ठेकेदारों को नहीं आती? इलेक्शन से पहले वादों की बरसात भारत में कोई नई बात नहीं। जनता की याददाश्त बहुत कच्ची होती है। वो नया लॉलीपॉप देखते ही नेताओं के पुराने वादे भूल जाती है। नेता भी ऐसे कि सीना ठोक कर झूठ बोलते हैं। बिहार में अब कोई 10 लाख तो कोई 19 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहा है। हालांकि हर किसी को पता है कि वादे का नया सूरज उगते ही काफूर हो जाता है। एक बार जो नेता बन जाता है, नेतागिरी इसके खानदानी हक बन जाती है और पीढ़ियां भी नेतागिरी में शामिल हो जाती है। यही हाल है कि भारत में 80 से 90 साल के बूढ़े भी नौजवानों की तरह नौकरी लगने की उम्र और सरकारी नौकरी में 60 साल तक ही मुलाजमत करने की उम्र तय कर पाते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठने की कोई उम्र नहीं। जो जितना पुराना होगा कुर्सी पर बैठने का उतना ही पसंद करेगा। बिहार को देख लीजिए, जिस उम्र में नेताओं को रिटायर होकर घर बैठे बैठे अपने बच्चों पोतों को गोद में खिलाना चाहिए, वो खुद सत्ता की गोद में बैठना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी जैसे जवान हैं जिनके पिताजी ने अपनी सारी उम्र कुर्सी के लिए लगा दी। कुर्सी पर बैठे भी, उतारे भी गए और अब चक्की भी पीस रहे हैं, लेकिन कुर्सी हासिल करना अब बाप से ज़्यादा बेटे का फर्ज बन गया। जुमला तौर पर साफ बात यह है कि जनता को वादे चाहिए, काम नहीं, क्योंकि जनता सही नेताओं को वोट देती तो आज़ादी के 70 साल बाद भी भूखी नहीं मरती। जिस दिन जनता दोगले सियासतदानों को वोट देना बंद कर देंगी, तब से ही हमारे महान भारत में हकीकी विकास का आईना साफ होने लगेगा, जिसमें आप शक्तिशाली भारत की तस्वीर देख सकेंगे। अब बिहार में 10 नवंबर को जब नतीजों का ऐलान होगा तो साफ हो जाएगा कि भारत ने वाकई लॉकडाउनों में कुछ सीखा या नहीं। जिन मसलों से आम आदमी जूझा है, उससे वो अपने भविष्य की राह खोलेगा या धर्म की लकीर में ही अटक कर रह जाएगा, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। फिर ये जीडीपी के हो या बेरोजगारी के, भुखमरी के हो या महिलाओं से अत्याचार के, करेंसी से गिरावट के हो या महंगाई के, गैंग रेप के हो या किसानों की आत्महत्याओं के,
साफ तो 10 नवंबर को ही होगा कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती और बिगाड़ती है।